हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर को, जो कि आपका विज्ञान का होता है। और ये पेपर आपका 2016 की परीक्षाओं में आया था। आपको पता है विज्ञान का प्रश्न पत्र आपका 25 अंक का रहता है, ठीक है। और इसमें 1 घंटे का आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के इस तीसरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका विज्ञान का विषय रहता है, ठीक है। 2016 की परीक्षा में प्रश्न पत्र आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों, एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C2H2, ठीक है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? C2H2। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र है वो है C2H2। इसे एथाइन या फिर विनाइलिन भी कहा जाता है। एक रंगहीन गैस है। कैसी? रंगहीन, जिसमें कोई रंग नहीं होता, यानी कि कलरलेस गैस है। और इसका जो उपयोग है वो ईंधन और रासायनिक निर्माण ब्लॉक के रूप में किया जाता है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 2 में, जब वस्तु अवतल दर्पण की मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, ठीक है, जो मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, इसके बीच में रखी होती है, तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। हरित लवक, ठीक है, कौन सा लवक? हरित लवक रहित पौधों का समूह कौन सा है? आपको पता होगा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, लेकिन ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन से पौधे हैं जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक, ठीक है। कवक ऐसे पौधे हैं जो जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक, इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, एक प्रकार का एक कोशिकांग है जो सुकेंद्रीय पादप कोशिकाओं में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक है वो हरे वर्णक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। अतः हरित लवक रहित पौधों का जो समूह है वो कवक है। कौन सा है? कवक। कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है कवकों में, ठीक है। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की जो संख्या है उसको क्या कहते हैं? जो कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, ठीक है। अगर आपसे आवृत्ति की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या है उसे आप आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसके आगे कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनियों की संख्या को आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है यानी कि जो इसकी यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। और कंपित वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो ऐसा ही मात्रक वो सेकंड होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वायु दाब आरोपित करती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो वायु है वो दाब आरोपित करती है केवल ऊपर दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चारों दिशा में। जो वायु होती है, जो एयर होती है, वो दाब को किस तरह से आरोपित करती है, किस डायरेक्शन में आरोपित करती है? तो जो एयर होती है वो चारों दिशाओं में दाब लगाती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ाएं आप अपने अगले प्रश्न को। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं आपके 25 अंक वाले पेपर में। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, ठीक है, इस पेपर के। तो अब आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र भी लिख दीजिए। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी, किसे बोलते हैं, और इसका सूत्र भी यहाँ पर मांगा गया आपसे। तो किसी वस्तु पर किए गए कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कह देते हैं। जैसे फेंके गए पत्थर, चाबी भरा खिलौना आदि की ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी आपकी
स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा आपकी कितने प्रकार की होती है? टोटल 2 प्रकार की होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद इसका सूत्र आपसे पूछा गया था, तो इसका सूत्र भी आप यहाँ पर फटाफट बता देंगे। चलिए सूत्र यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सूत्र कौन सा होता है? किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा होती है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र तो होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² प्लस mgh। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है। इसके साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक। ठीक है, किसी वस्तु की प्रतिध्वनि जो है सुनाई देने के लिए उसकी ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर, यहाँ पर लगभग बताएगी 17 मीटर, और यहाँ पर 16.6 मीटर होनी चाहिए। लगभग यहाँ पर 17 मीटर लिख दिया, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर जो यहाँ पर माप दी हुई है वो है 16.6 मीटर होनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर। शिराएँ क्या हैं? शिराएँ, इनका मुख्य कार्य क्या है बताइए? तो शिराएँ रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। ठीक है, जो रक्त और जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उस ब्लड को शरीर के अलग अलग अंगों से, जो विभिन्न अंग होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, उन अंगों से कहाँ तक पहुंचाती हैं शिराएँ? हृदय तक पहुंचाती। स्राव में अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्राव में कैसा रक्त प्रभावित होता है, तो इसमें इम्प्योर्ड ब्लड, कैसा? इम्प्योर्ड यानी कि अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। स्राव में जो रक्त प्रभावित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है एवं ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। इसके बाद यहाँ बताया गया कि पल्मोनरी शिराएँ फेफड़े से रक्त को वाएं आलिंद तक पहुँचाती हैं। पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, ये भी यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पल्मोनरी शिराएँ होती हैं केवल यही ऐसी शिराएँ हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और ये जो पल्मोनरी शिराएँ ये फेफड़ों से, कहाँ से? फेफड़ों से रक्त को वाएं आलिंद तक, ठीक है, वाएं आलिंद कहाँ पर होता है? ये आपका हार्ट के अंदर होता है, और हार्ट में ही सारा रुधिर पहुँचाती हैं शिराएँ। तो वाएं आलिंद जो होता है या दाएं आलिंद, ये दोनों हार्ट में होते हैं, यानी कि हृदय में होते हैं। तो पल्मोनरी शिराएँ जो है वो फेफड़ों से रक्त को आलिंद तक पहुँचाती हैं, बाएं आलिंद तक। ठीक है, इसके बाद बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको ध्यान रखना अगला प्रश्न कौन सा है, इसका आंसर प्रतिवर्ती क्रिया का कोई 2 उदाहरण लिख दीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती हैं। कुछ अनुक्रियाएं एकदम तुरंत हो जाती हैं और मस्तिष्क का उनको आदेश नहीं लेना होता है, वो तुरंत हो जाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो अनुक्रियाएं हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं, जिसकी छींकना हो गया, ठीक है, खांसना हो गया, पलकों का झपकना हो गया, उबासी लेना होगा, ये सारी की सारी क्या है? ये आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हमसे पूछा गया है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिख दीजिए। तो ऐसी ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, निरंतर, जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत है जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह देते हैं। जिसकी आपकी सौर ऊर्जा होगी, ठीक है, जो सोलर एनर्जी होती है, जो कि सूर्य से प्राप्त होती है, वायु एनर्जी होगी, वायु ऊर्जा होगी, ज्वारीय ऊर्जा होगी, और जल ऊर्जा, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसे ही आपकी नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया कि रासायनिक के परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, केमिकल चेंजेस। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ जब बनते हैं तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, ए पदार्थ यदि चेंज होकर बी पदार्थ में चेंज हो जाता है तो इस बी पदार्थ से दोबारा ए पदार्थ में चेंज नहीं किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ है यदि वो चेंज हो जाता है दूसरे पदार्थ में तो उसे दोबारा से पुराने जो आपका मूल पदार्थ होता है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वही आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है? ये स्थायी होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, जैसे कि दूध से दही बन गया। ठीक है, दूध से क्या आपने दही बना लिया, अब आप कहें कि दही से आप दोबारा से दूध बना लें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, ये आप पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके लिए ये पीडीएफ फाइल बहुत जल्दी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। जैसे ही 2016 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे तो ये पीडीएफ फाइल पूरी आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो वहाँ से आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, बाकी अभी तक जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी आपको ये पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आसानी से
रीड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।